नमस्कार। आज हम भारत की शासन व्यवस्था में हुए एक बहुत बड़े एक ऐतिहासिक बदलाव की गहराई में उतर रहे हैं। नमस्कार। सोचिए, एक संस्था योजना आयोग जो कोई 65 साल से देश की योजनाएं बना रही थी, जी हाँ, बिल्कुल। उसे 2014 में अगस्त में खत्म करने का फैसला हुआ और फिर 1 जनवरी 2015 से एक बिल्कुल नई संस्था आ गई, नीति आयोग। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हाँ, तो सवाल उठता है कि भाई आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ नाम बदला गया था या इसके पीछे कुछ गहरा था? यही सवाल है। तो आज हमारी पड़ताल का विषय यही है, नीति आयोग। हमारे पास जो जानकारी है उसमें इसके बनने के कारण, इसकी बनावट, इसके लक्ष्य और हाँ, पुरानी संस्था यानी योजना आयोग से इसकी तुलना भी है और कुछ तीखी आलोचनाएं जो हुई वो भी शामिल हैं। बिल्कुल, दोनों पहलू देखना जरूरी है। तो हमारा मकसद है सारी जानकारी में से जो काम की बातें हैं वो निकालना, समझना कि भाई नीति आयोग असल में है क्या चीज। ठीक है। योजना आयोग से ये कितना अलग है और भारत का जो संघीय ढांचा है, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर और विकास की दिशा, उस पर इसका क्या असर डालने का इरादा है। और आलोचनाओं को भी समझना होगा। हाँ, उन पर भी एक निष्पक्ष नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। चलिए। तो पहली बात, नीति आयोग बना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पर। जी। और दिलचस्प बात यह है, जो आपने पहले भी इशारा किया, कि योजना आयोग की तरह ही ये भी सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव से बना है, मतलब एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये संवैधानिक है या वैधानिक? नहीं, बिल्कुल नहीं। कार्यकारी प्रस्ताव से बनने का मतलब है कि इसे न तो हमारे संविधान ने बनाया है, तो ये संवैधानिक निकाय मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अच्छा। और ना ही इसे संसद के किसी कानून या एक्ट ने बनाया है, तो ये वैधानिक निकाय, स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है। तो फिर ये है क्या? ये सीधे सीधे सरकार के एक फैसले से, एक रेजोल्यूशन से अस्तित्व में आया। इसे सरकार का प्रमुख पॉलिसी थिंक टैंक कहा जा रहा है। थिंक टैंक, ये शब्द योजना आयोग के लिए तो इस्तेमाल नहीं होता था ज्यादा? नहीं, योजना आयोग का काम ज्यादातर योजना बनाना, फंड बांटना, इस तरह का था। नीति आयोग का काम, जैसा कहा गया है, वो सलाह देना है, केंद्र और राज्यों को नीति पर, दिशा पर एक सोचने वाली संस्था। तो मतलब काम करने का तरीका अलग है। ये बदलाव क्यों लाया गया? सरकार का क्या तर्क था? बिल्कुल, सरकार का तर्क यही था कि देखिए, 65 साल में भारत बहुत बदल गया है। हाँ, वो तो है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तकनीकी रूप से, और दुनिया भी बदल गई है। सही बात। तो वो जो पुराना तरीका था ना कि दिल्ली में बैठ के सबके लिए एक ही योजना बना दी, वन साइज फिट्स ऑल जिसे कहते हैं, हाँ, वो तो सुनते थे हम। वो अब इस नए भारत के लिए ठीक नहीं है। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि योजना आयोग अब अप्रासंगिक हो गया है, मतलब रिडंडेंट। अच्छा, रिडंडेंट काफी बड़ा शब्द है। जी। तो नीति आयोग का वादा था सहकारी संघवाद का, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये क्या है सहकारी संघवाद? मतलब राज्यों को बराबरी का साथी मानना। हाँ। ऐसा नहीं कि केंद्र ऊपर बैठा है और राज्य नीचे, नहीं, मिलकर काम करना। वो पार्टनरशिप वाली बात है। हाँ, पार्टनरशिप। और फोकस को ऊपर से नीचे यानी टॉप डाउन से बदलकर नीचे से ऊपर यानी बॉटम अप लाने की कोशिश, कि योजनाएं नीचे से बने, गांव से, जिले से। तो ये सिर्फ ढांचा बदलना नहीं था, बल्कि पूरी सोच बदलने की बात थी। केंद्र और राज्यों के रिश्ते को शायद नए सिरे से देखने की कोशिश। हाँ, इरादा तो कम से कम यही जाहिर किया गया। इसे विकास की प्रक्रिया के लिए एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट की तरह देखा गया। उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। जी, एक ऐसा मंच जो ज्ञान इकट्ठा करे, मतलब नॉलेज हब बने, अच्छी प्रशासनिक पद्धतियां, गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, उनको एक जगह लाएं, साझा करें और राज्यों और मंत्रालयों के बीच तालमेल बिठाए सहयोग करें। एक और दिलचस्प बात जो इसके संकल्प पत्र में कही गई थी, क्या? वो ये कि भारत को विकास के लिए अपना भारतीय दृष्टिकोण, भारतीय अप्रोच अपनाना चाहिए। मतलब किसी पश्चिमी या किसी और मॉडल की नकल करने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये भी एक अहम बात है। चलिए अब देखते हैं कि इस थिंक टैंक की बनावट कैसी है। मतलब कौन कौन लोग होते हैं इसमें? प्रधानमंत्री तो अध्यक्ष होते हैं, ये तो पता है मुझे। जी हाँ, प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, चेयरपर्सन। ठीक। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, अगर हम सहकारी संघवाद की बात करें, तो वो है इसकी गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल, इसमें कौन होता है? इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश है, जहां विधानसभा है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, उनके मुख्यमंत्री भी। और बाकी केंद्र शासित प्रदेश? बाकी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल,
लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। तो ये वो जगह है जहां राज्य सीधे अपनी बात रख सकते हैं, नीति निर्धारण में हिस्सा ले सकते हैं। ये तो वाकई अहम लगता है। और इसके अलावा क्षेत्रीय मुद्दों के लिए? हाँ, क्षेत्रीय मुद्दों के लिए जरूरत पड़ने पर क्षेत्रीय परिषदें, रीजनल काउंसिल्स भी बनाई जा सकती हैं। ये विशिष्ट क्षेत्रीय समस्याओं को देखने के लिए होती हैं। और रोजमर्रा का काम कौन देखता है? फुल टाइम कौन है? रोजमर्रा के काम के लिए एक उपाध्यक्ष होते हैं, वाइस चेयरपर्सन। इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और इनका दर्जा कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। अच्छा, कैबिनेट मंत्री का दर्जा? जी। फिर कुछ पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, फुल टाइम मेंबर्स। इनका दर्जा राज्य मंत्री के बराबर होता है। साथ ही पार्ट टाइम सदस्य भी हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2। ये आमतौर पर बड़े विश्वविद्यालयों या रिसर्च संस्थानों से लिए जाते हैं। अंशकालिक सदस्य यानी एक्सपर्ट्स, हाँ, विषय विशेषज्ञ। और कुछ पदेन सदस्य भी होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, ज्यादा से ज्यादा 4। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल से होते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री नामित करते हैं। और इन सबको चलाने के लिए एक हेड? हाँ, एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, सीईओ। ये भारत सरकार के सचिव के पद के होते हैं, एक अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी। तो आप देखिए, इसमें राजनीतिक नेतृत्व भी है और विषय विशेषज्ञ भी, एक मिश्रण है। हाँ, ये बनावट तो काफी सोची समझी लगती है। अच्छा, स्रोत में इसके अंदर कुछ खास विंग्स या शाखाओं का भी जिक्र है, जैसे एक रिसर्च विंग है, एक कंसल्टेंसी विंग और एक टीम इंडिया विंग। ये क्या है? सुनने में तो क्रिकेट टीम जैसा लग रहा है। नहीं, क्रिकेट टीम नहीं है, पर ये काफी अहम विंग है, टीम इंडिया विंग। तो क्या काम है इसका? इसमें हर राज्य और हर केंद्रीय मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसका मुख्य काम ये है कि हर राज्य और मंत्रालय के लिए नीति आयोग में एक सीधा संपर्क सूत्र बना रहे, एक डेडिकेटेड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा, मतलब कोई दिक्कत हो, कोई बात कहनी हो तो सीधा इनसे संपर्क करें। बिल्कुल, एक तरह की हॉटलाइन समझ लीजिए, जिससे संवाद लगातार बना रहे, चीजें अटके नहीं। ये तो अच्छी बात है। और बाकी 2 विंग्स, रिसर्च और कंसल्टेंसी? रिसर्च विंग का काम है आंतरिक विशेषज्ञता विकसित करना, मतलब इन हाउस एक्सपर्टीज बनाना, रिसर्च करना, डेटा जुटाना। और कंसल्टेंसी विंग एक तरह का मार्केट प्लेस या मंच प्रदान करती है, जहां केंद्र और राज्य सरकारें अपनी जरूरत के हिसाब से बाहरी विशेषज्ञों से भी मदद या सलाह ले सकती हैं। तो ये ढांचा तो काफी विस्तृत है। अब आते हैं इसके मकसदों पर, इसके उद्देश्यों पर। स्रोत बताते हैं कि इसके उद्देश्य बहुत व्यापक हैं, काफी बड़ी लिस्ट है। क्या कुछ खास बातें हैं जो इसे योजना आयोग से अलग करती हैं? देखिए, लिस्ट तो वाकई काफी लंबी है, लेकिन कुछ मुख्य बातों पर अगर हम गौर करें तो तस्वीर थोड़ी साफ होती है। हाँ, बताइए। पहला जोर तो वही है, राष्ट्रीय विकास के लिए एक साझा नजरिया, एक शेयर्ड विजन बनाना, और इसमें राज्यों को बराबर का भागीदार बनाना, मतलब वही सहकारी संघवाद वाली बात। ठीक है, शेयर्ड विजन और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। दूसरा, योजनाओं को गांव स्तर तक ले जाना और वहीं से तैयार करना, मतलब विश्वसनीय योजनाएं बनाना जो जमीनी हकीकत पर आधारित हों, बॉटम अप प्लानिंग। बॉटम अप, ये योजना आयोग से बिल्कुल उल्टा हुआ। हाँ, कह सकते हैं। तीसरा, समाज के उन वर्गों पर खास ध्यान देना जिन्हें अब तक आर्थिक प्रगति का उतना लाभ नहीं मिल पाया है, जो पीछे छूट गए हैं। और सरकार की भूमिका को लेकर भी कुछ है, आपने थिंक टैंक कहा था। जी हाँ, एक बड़ा वैचारिक बदलाव ये है कि सरकार को सिर्फ सब कुछ करने वाला नहीं माना जा रहा है, मतलब प्रोवाइडर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट रिजॉर्ट नहीं। तो फिर क्या? बल्कि सरकार को एक सक्षम कर्ता के रूप में देखा जा रहा है, इनेबलर। मतलब सरकार माहौल बनाए, सुविधाएं दे, नियम आसान करे, लेकिन हर काम खुद ना करे, लोगों को, प्राइवेट सेक्टर को सक्षम बनाए। अच्छा, ये एक बड़ा शिफ्ट है। बिल्कुल। इसके अलावा ज्ञान, नवाचार यानी इनोवेशन और उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप, इनको बढ़ावा देना भी एक प्रमुख लक्ष्य है, एक सपोर्ट सिस्टम बनाना इनके लिए। और ये सिर्फ नीतियां बनाने तक ही सीमित है या आगे भी कुछ? नहीं, सिर्फ बनाने तक नहीं, दीर्घकालीन नीतियां बनाना, उनकी निगरानी करना, मतलब मॉनिटरिंग और मूल्यांकन, इवैल्यूएशन करना, और जरूरत पड़ने पर उनमें सुधार करना, ये भी इसके उद्देश्यों में शामिल है। क्या कुछ खास सेक्टर्स जैसे कृषि या शहरीकरण, इनके लिए भी कोई नई सोच दिखती है इसमें? हाँ, बिल्कुल। कृषि में जैसे एक बात कही गई है कि सिर्फ उत्पादन बढ़ाने पर ही फोकस ना हो, बल्कि किसानों को असल में कितना मुनाफा मिल रहा है, उनकी आय कैसे बढ़े, इस पर ध्यान दिया जाए। ये तो बहुत जरूरी बात है। जी। और शहरीकरण को एक समस्या की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह इस्तेमाल करने का लक्ष्य है, सुनियोजित शहरी विकास। और वो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात होती है?
हाँ, भारत की जो विशाल युवा आबादी है, हमारा जनसांख्यिकीय लाभांश, उसका सही इस्तेमाल करना, शिक्षा के जरिए, कौशल विकास के जरिए, रोजगार के अवसर पैदा करके, ये भी एक अहम मकसद है। और गरीबी, असमानता? जाहिर है, गरीबी उन्मूलन, असमानताओं को कम करना, छोटे व्यवसायों को समर्थन देना और पर्यावरण की रक्षा करते हुए विकास करना, ये सब भी इसके घोषित लक्ष्यों में शामिल हैं। स्रोत में कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों का भी जिक्र है और शासन के 7 स्तंभों का भी। क्या ये सिर्फ भारी भरकम शब्द हैं या इनका कोई व्यावहारिक मतलब निकालने की कोशिश है? देखिए, शब्द तो है और कई बार ऐसी चीजें सिर्फ कागज पर रह जाती हैं, लेकिन इनके पीछे एक सोच है, एक दिशा देने की कोशिश है। जैसे एक सिद्धांत है अंत्योदय। हाँ। मतलब समाज के सबसे गरीब, सबसे हाशिए पर जो व्यक्ति है, उसका उत्थान सबसे पहले। गांधी जी का विचार था ये। हाँ, अंत्योदय। फिर है समावेशन, इंक्लूजन। मतलब विकास की प्रक्रिया में किसी को भी पीछे न छोड़ा जाए, चाहे वो किसी भी वर्ग, जाति, धर्म या क्षेत्र का हो। ठीक है। जन भागीदारी, पीपल्स पार्टिसिपेशन। विकास सिर्फ लोगों के लिए न हो, बल्कि लोगों द्वारा भी हो, उनकी आवाज सुनी जाए। सुशासन, गवर्नेंस, मतलब शासन पारदर्शी हो, जवाबदेह हो और परिणाम दे, रिजल्ट्स ओरिएंटेड। और स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी, यानी पर्यावरण का ध्यान रखते हुए विकास। ऐसा न हो कि आज विकास कर लें और कल के लिए कुछ बचे ही नहीं। और वो 7 स्तंभ? वो इन्हीं सिद्धांतों को और ठोस रूप देते हैं, जैसे जन समर्थक एजेंडा, प्रो पीपल, सक्रियता, प्रोएक्टिविटी, भागीदारी, पार्टिसिपेशन, महिला सशक्तिकरण, एम्पावरिंग वुमेन, सभी समूहों का समावेश, इंक्लूजन ऑफ ऑल, युवाओं के लिए अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। तो ये सिद्धांत और स्तंभ एक तरह से नीति आयोग के काम करने का फ्रेमवर्क बताते हैं। हाँ, कह सकते हैं कि ये वो आदर्श है जिनकी तरफ बढ़ने का इरादा है। अब असल सवाल तो यही है कि ये सिद्धांत जमीन पर कितने उतर पाते हैं। सही कहा, सिद्धांत बनाना एक बात है, लागू करना बिल्कुल दूसरी। अच्छा, अब जरा उस संस्था पर वापस आते हैं जिसकी जगह नीति आयोग ने ली, योजना आयोग। मार्च 1950 में बना था ये। जी हाँ, आजादी के तुरंत बाद ही। और वो भी जैसा हमने कहा, एक कार्यकारी प्रस्ताव से ही बना था। पर वक्त के साथ ये बहुत शक्तिशाली हो गया था, है ना? हाँ, बहुत ज्यादा शक्तिशाली। शुरू में इसका काम सलाहकार का था कि भाई देश के संसाधन क्या हैं, उनका आकलन करो, पंचवर्षीय योजनाएं बनाओ, प्राथमिकताएं तय करो। हाँ, पंचवर्षीय योजनाएं तो हमने पढ़ी हैं स्कूल में। बिल्कुल, लेकिन धीरे धीरे इसकी भूमिका इतनी बढ़ गई, खासकर फंड बांटने को लेकर, कि इसे सुपर कैबिनेट कहा जाने लगा। सुपर कैबिनेट? हाँ, या आर्थिक कैबिनेट, समानांतर कैबिनेट, मतलब सरकार के बराबर या उससे भी ज्यादा ताकतवर। यहाँ तक कि प्रशासनिक सुधार आयोग ARC ने भी अपनी रिपोर्ट में माना था कि इसने एक तरह से समानांतर कैबिनेट जैसी हैसियत बना ली है। ये तो चौंकाने वाली बात है। मतलब चुनी हुई सरकार के समानांतर एक और सत्ता केंद्र बन गया था। क्या विशेषज्ञों ने इस पर आपत्ति नहीं जताई? अरे बिल्कुल जताई। कई बड़े विशेषज्ञों ने इसकी आलोचना की। DR गाडगिल, जो खुद योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे थे, उन्होंने भी बाद में इसकी बढ़ती शक्तियों की आलोचना की। अच्छा। अशोक चंदा जैसे विशेषज्ञों ने लिखा कि योजना आयोग अपनी सलाहकार भूमिका से बहुत आगे निकल गया है और सीधे नीति निर्माण में दखल दे रहा है। ये कैबिनेट प्रणाली के लिए ठीक नहीं है। और संघवाद पर क्या असर हुआ? के संथानम जैसे विद्वानों का तो मानना था कि योजना आयोग की वजह से भारत का संघीय ढांचा, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, बहुत कमजोर हुआ है, क्योंकि सारी योजनाएं और फंड का बड़ा हिस्सा केंद्र से तय होता था। राज्य एक तरह से याचक की भूमिका में आ गए थे। उनका कहना था कि इसने देश को व्यवहारिक रूप से एक एकात्मक प्रणाली, यूनिटरी सिस्टम जैसा बना दिया है। और एक बड़ी आलोचना ये भी थी कि इसकी संरचना में राज्यों का कोई सीधा प्रतिनिधित्व ही नहीं था। सब कुछ केंद्र द्वारा नियुक्त लोग तय करते थे। तो इन्हीं सब आलोचनाओं के जवाब में, या कह लें कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए, नीति आयोग लाया गया। ऐसा कहा जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा कारण था योजना आयोग पर केंद्रीकृत होने का, राज्यों की अनदेखी करने का और जमीनी हकीकत से कटे होने का आरोप लगता रहा था। तो नीति आयोग को इन कमियों को दूर करने के वादे के साथ लाया गया था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जब कोई बड़ा बदलाव होता है तो उसकी आलोचना भी होती है। तो जैसे योजना आयोग की आलोचना हुई, वैसे ही नीति आयोग के बनने पर भी सवाल उठे। विपक्ष ने तो इसे सिरे से खारिज कर दिया था शायद। हाँ, काफी तीखी प्रतिक्रिया हुई थी।
यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि हम सिर्फ उन आलोचनाओं का जिक्र कर रहे हैं जो हमारे स्रोतों में दर्ज हैं। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं या उन विचारों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, ये स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है। हम सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं कि क्या कहा गया। तो क्या कहा गया? विपक्ष ने इसे महज दिखावा कहा, मतलब फ्लफ या नौटंकी, गिमिक्री। सीपीआई-एम के नेता सीताराम येचूरी जी ने तो इसे अनीति और दुर्नीति तक कह दिया, मतलब नीति विहीन और बुरी नीति। अनीति और दुर्नीति। जी। और कांग्रेस की तरफ से? कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी जी ने चिंता जताई कि सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होगा और डर ये है कि अब शायद वित्त मंत्रालय ही राज्यों से भेदभाव कर सकता है, क्योंकि योजना आयोग वाला जो एक बफर या मध्यस्थ था वो हट गया। उन्होंने इसे संघवाद के सिद्धांतों के खिलाफ भी बताया। अच्छा, संघवाद के खिलाफ। ये तो विडंबना है, क्योंकि नीति आयोग तो सहकारी संघवाद बढ़ाने का दावा कर रहा था। हाँ, यही राजनीति है। एक और अनुभवी नेता सीपीआई के गुरुदास दासगुप्ता जी ने कहा कि योजना आयोग को खत्म करना मतलब एक अनियंत्रित अर्थव्यवस्था, अनरेगुलेटेड इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, क्योंकि उनके अनुसार सरकार योजना बनाने में यकीन ही नहीं रखती। और कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी जी का तर्क था कि अगर इसके साथ कोई वास्तविक सुधार नहीं जोड़ा है तो ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक बदलाव है, मतलब ऊपर ऊपर का बदलाव, और ये नेहरू विरोधी और कांग्रेस विरोधी भावना से प्रेरित है। तो आप देख सकते हैं कि इसके गठन पर राजनीतिक प्रतिक्रिया काफी मिलीजुली और ज्यादातर आलोचनात्मक थी, खासकर विपक्ष की तरफ से। बिल्कुल। अच्छा, एक और संस्था है जिसका जिक्र हमारे स्रोत में है, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। योजना आयोग की योजनाओं को अंतिम मंजूरी यही देती थी शायद। हाँ बिल्कुल, योजना आयोग योजना बनाता था, फिर वो एनडीसी के पास जाती थी मंजूरी के लिए। तो क्या इसे भी खत्म कर दिया गया नीति आयोग के आने के बाद? देखिए, ऐसी चर्चा तो थी कि इसे भी खत्म कर दिया जाएगा या इसकी भूमिका बदल दी जाएगी, लेकिन हमारे स्रोत जो अगस्त 2016 तक की जानकारी देते हैं, उनके अनुसार तब तक ऐसा औपचारिक रूप से हुआ नहीं था। अच्छा। एनडीसी भी योजना आयोग की तरह ही 1952 में एक कार्यकारी प्रस्ताव से ही बनी थी। इसका काम क्या था मुख्य रूप से? इसका मुख्य काम था योजना के कार्यान्वयन में राज्यों का सहयोग सुनिश्चित करना और केंद्र, राज्यों और योजना आयोग के बीच एक सेतु का काम करना। इसकी संरचना भी काफी व्यापक थी। प्रधानमंत्री अध्यक्ष, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और योजना आयोग, अब नीति आयोग के सदस्य इसमें शामिल होते थे। तो ये तो काफी शक्तिशाली बॉडी लगती है। कागज पर तो हाँ, लेकिन इसकी भी आलोचना होती रही है। कुछ ने इसे भी सुपर कैबिनेट कहा, तो कुछ ने कहा कि ये बस एक रबर स्टैंप लगाने वाली संस्था बनकर रह गई है जो योजना आयोग की बातों पर मुहर लगा देती है। नीति आयोग के आने के बाद, खासकर गवर्निंग काउंसिल बनने के बाद, इसकी भूमिका वैसे भी काफी हद तक अप्रासंगिक हो गई थी। और दो छोटी संस्थाओं का भी नाम है, एक NLIAD और एक PEO। ये क्या है? हाँ, संक्षेप में बता देती हूँ। NLIAD का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसका पुराना नाम था IAMR, इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च। अच्छा। ये मानव पूंजी विकास, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पर नीति अनुसंधान करता है और ये अब नीति आयोग का एक अधीनस्थ कार्यालय है। 1962 में बना था। और PEO है प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन। ये 1952 में योजना आयोग के तहत ही बना था और इसका काम है जो विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं उनका मूल्यांकन करना कि वो कितने प्रभावी हैं। ये भी अब नीति आयोग के अधीन है। तो ये दोनों संस्थाएं पहले योजना आयोग से जुड़ी थी, अब नीति आयोग से जुड़ गई हैं। ठीक है, समझ गया। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, इसका सार निकालें, तो क्या कहेंगे? सार ये है कि नीति आयोग योजना आयोग के 65 साल के लंबे इतिहास को पलटकर भारत की विकास योजना की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का प्रयास है। इसका जो केंद्रीय विचार है वो केंद्रीकृत योजना से हटकर सहकारी संघवाद पर है, राज्यों को ज्यादा भागीदारी देने पर है और एक थिंक टैंक आधारित नीति निर्माण पर जोर है, ना कि सिर्फ फंड बांटने पर। और ये बॉटम अप अप्रोच और सरकार को सक्षमकर्ता बनाने की बात भी अहम है। बिल्कुल, ये टॉप डाउन की बजाय बॉटम अप की बात करता है और सरकार को फैसिलिटेटर, एनेबलर बनाने की बात करता है। और मुख्य सीख क्या मिलती है इस पूरी कहानी से? मुख्य सीख यही है कि ये बदलाव सिर्फ
किसी संस्था का नाम बदलना भर नहीं था। इसके पीछे विकास के प्रति नजरिए और पूरी प्रक्रिया को बदलने का एक महत्वाकांक्षी इरादा दिखता है। हाँ, इरादा तो बड़ा लगता है। अतीत का जो केंद्रीकृत मॉडल था उससे हटकर इसे ज्यादा सहयोगात्मक, ज्यादा राज्य केंद्रित और ज्यादा ज्ञान आधारित, नॉलेज ड्रिवन बनाने की कोशिश है। लेकिन जैसा कि आलोचनाओं से साफ है, इसकी वास्तविक प्रभावशीलता पर, इसकी मंशा पर और ये अपने घोषित वादों पर कितना खरा उतर पाएगा, ये सवाल अभी भी बने हुए हैं। हाँ, ये तो है। और इसका जवाब शायद हमें आने वाले समय में ही मिलेगा कि ये प्रयोग कितना सफल रहा। बिल्कुल। और यहीं पर मेरे मन में एक सोचने वाली बात आ रही है जो शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी दिलचस्प हो। हाँ, बताइए। देखिए, नीति आयोग का मुख्य काम सलाह देना है, एक थिंक टैंक की तरह काम करना है। योजना आयोग की तरह सीधे फंड बांटने की शक्ति इसके पास उस तरह से नहीं है। सही कहा। जिम्मेदारी आखिर में केंद्र और राज्य सरकारों की ही है। तो एक थिंक टैंक की सलाह को इतने विविध, इतने अलग-अलग क्षमताओं वाले राज्यों में असरदार तरीके से लागू करवाने के लिए क्या व्यवस्था है? ये वाकई बड़ा सवाल है। ये अपनी सिफारिशों को जमीन पर कैसे उतारेगा? इसके सामने क्या नई चुनौतियां आ सकती हैं या क्या नए तरीके ईजाद करने होंगे? इस पर गौर करना वाकई दिलचस्प होगा।